नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। प्रणाम सर, बहुत-बहुत राम भाई, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म में आने दोबारा। तो मोदी, ट्रम्प, ईयू, नेटो का नहीं, मेरा विश्लेषण क्वेश्चन लोग कुछ और है। नहीं मतलब नहीं धरती हाँ, पलट जाए, सूर्य ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण हो जाए, ये बंदा नरेंद्र मोदी ऐसे खड़ा है जैसे शहंशाह हो, अमिताभ बच्चन वाली अंधेरी रातों में निकलता है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल के कह रहा है अभी मेरे साथ जिसको चलना है, नहीं तो तुम देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। आप बताओ सर, आपने विदेश में बांग्लादेश, चाइना हर जगह इतना टाइम दिया है दुनिया भर में। ये क्या खेल खेल रहा है मोदी, जिससे ट्रंप यू टर्न करके आके बोल रहा बोला माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी। मैं टेंशन में आ गया वो गुरुजी। न्यूटन का मत कुछ और था, कारण कुछ और था। जी। देखो, पहले लेते हैं कि जो टैरिफ वॉर है वो यूएस को बहुत महंगा पड़ रहा है। ट्रम्प को ही नहीं, यूएस को बहुत महंगा पड़ रहा है। लोगों को पता नहीं होगा, 13 उसके स्टेट्स हैं दक्षिण वाले जो बेसिकली खेती और छोटे इंडस्ट्री एमएसएमई पे डिपेंडेंट है, जी। खत्म हो रहे हैं। और डिलॉइट और गोल्डमैन सैक्स ने लिखा था कि अगर यही रास्ता नापता रहे ट्रम्प, तो दिसंबर तक पूरा का पूरा यूएस विल फेस रिसेशन। अरे दिसंबर तक ही? मतलब ये यस। क्रिसमस क्रिसमस टाइम। अब भाई बताता हूं इनका इकोनॉमी डावाडोल क्यों है। ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये सब एक ना स्मोक स्क्रीन। यूएस अपना डेट ट्रेजरी बॉन्ड से विदेश बेचता था, क्योंकि डॉलर था ग्लोबल रिजर्व। सारा ट्रेड उस पे होता था, तेल उस पे खरीदा जाता था। लेकिन 2022 में डेमोक्रेट्स और बाइडेन ने कर दी सबसे बड़ी गलती। उन्होंने रशिया के सारे ट्रेजरी बॉन्ड डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए। हाँ। पूरे देश संसार हिल गया कि भाई साहब, कल को कोई प्रेसिडेंट आ जाए जिसे मेरी शक्ल पसंद नहीं, मेरा अकाउंट सीज कर ले। तो हाँ। वहां से शुरू हुआ ट्रेजरी बॉन्ड बेचा, गोल्ड खरीदा। आप देखना 2022 से गोल्ड का खरीदारी बाय गवर्नमेंट, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट जो खरीद रहा है बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ। और आज ये हालत है कि पिछले महीने उन्होंने $6 ट्रिलियन का बॉन्ड निकाला था, कोई देश खरीदा नहीं, उसको हाथ नहीं लगाया। अब वो किस तरह से अपना डेट को संभाले भाई साहब। 30 ट्रिलियन का आपका बजट, जीडीपी बोलते हो, 37 ट्रिलियन और बढ़ रहा है आपका डेट। अब खर्चा कैसे करोगे? तो आप देख लो, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओपेक वाले भी डर गए थे। और 2024 में जो 50 साल का 74 में जून में इन्होंने पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट निक्सन के साथ साइन किया था कि सारा डील खरीदारी डॉलर में होगा, उन्होंने रेन्यू नहीं किया बाइडेन के टाइम। ये कई लोग ट्रंप के ऊपर फोड़ रहे टैरिफ और से, ना जी, ये तो जून 2024 में ही रेन्यू किया नहीं है इन्होंने। अब डॉलर का वैल्यू जा रहा है। ट्रेजरी अभी मैं चेक कर रहा था, ओपनली मिलता नहीं है, काफी खोजना पड़ता है कि ये आने वाले साल में तकरीबन 10 ट्रिलियन ट्रेजरी बॉन्ड मेच्योर होंगे। पैसे कहां से लाएगा? है ही नहीं। नहीं है, कहां से लाएगा, कैसे देगा? विदेश में है ये सारे, तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, मैच्योर हो रहा है। यही प्रॉब्लम इंग्लैंड के साथ भी है। उनका तो अच्छा। अक्टूबर में आ रहा है, उनका डेट भी, उनका जीडीपी 3 ट्रिलियन है, उनका डेट 3 पॉइंट सम ट्रिलियन डेट
100% के ऊपर जा चुका है। सबकी नजर गड़ी हुई है, नवंबर 26 को इनका बजट टेबल होना है। एक की सरकार तो गिर चुकी है, फ्रांस की, बजट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, आपको पता होगा सर वजह। टैरिफ के दबाव में ये क्या कर रहा है, ट्रेड डील के आड़ में कह रहा है दो चीज, आप $500 बिलियन मेरे यहां इन्वेस्ट करो, कंपनी चलाओ, कंपनी चलाओ और उसका 90% प्रॉफिट मैं लूंगा, 10% तेरा। और दूसरा, रशियन तेल के पीछे क्यों पड़ा है कि आप रशिया का तेल मत लो, मैं तेल दूं, तुम लोग डॉलर में नहीं खरीद रहे हो, अब मैं डॉलर में बेचूंगा। ये नंबर 1 है रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर में। नंबर 2 कौन है, गेस कर लो। इंडिया। नंबर 2 इंडिया। इंडिया, इंडिया, भारत है इंडिया। नंबर 2। इसका 100 कुछ मिलियन कुछ बिलियन बैरल्स है, आपका तकरीबन 100 पहुंच चुका है और बढ़ रहा है। आप उसको ओवरटेक कर दोगे, तेल नहीं है। आप उसको ओवरटेक कर दोगे। आप समझ रहे हो तेल 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 क्यों बोल रहा है ये है। ठीक है, तो भारत के ऊपर दबाव डाला, यूरोप के ऊपर दबाव डाला, बाकी तो जापान वगैरह पे दबाव डाला, जापान दब गया, उसका प्राइम मिनिस्टर गया। ठीक है, इंडोनेशिया दब गया, वहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं, अभी क्या होता है वहां पे पता नहीं, देखते हैं। बट ईयू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूरोप हाथ से चला गया तो उसकी पकड़ तो ग्लोब के ऊपर है नहीं, तो उसका नेक्स्ट उस पे लेते हैं। अभी बोलते भारत ने क्या किया, आपका तेल तकरीबन 13 से 17% के बीच में था जो आप रूस से लेते थे। इसने बोला मैं टैरिफ लगा रहा हूं, आपने बोला अच्छा 40% ले रहा हूं, ले और कर ले जो करना। और अभी पुतिन आ रहे हैं दिसंबर में, आप लॉन्ग टर्म 10 साल का ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो उसके साथ, और पता नहीं कितना तेल खरीदने वाले, जब ही तड़प रहा है। अच्छा, उसका तेल आपने धीरे धीरे बढ़ा दिया था, पहला टैरिफ की चलो ठीक है बच्चा है थोड़ा और ले लेते, तो आप 5 मिलियन बैरल ले रहे थे। जैसे ही उसने 50% कर दिया ना, आपने बोला अच्छा ज्यादा ही तड़प रहा है, आपका 2 मिलियन हो गया है। अब 3 मिलियन आप ले रहे हो, 2 मिलियन नाइजीरिया से, 1 मिलियन यूएई से, कहता कर ले, उखाड़ना जो उखाड़ ले। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे हो रहा है। अब उसने ईयू पे दबाव डाला कि सैंक्शंस करो। तो अपन देखते हैं कि 19 अगस्त को ये ईयू को बुलाता है, और मास्टर जी जैसे बैठ के उनको डांट रहा। वापस जाते हैं, वापस जाते हैं 25 को जर्मन चांसलर बोलता है थैंक यू वेरी मच, 180 डिग्री टर्न, कहता राम राम, मैं 3 साल से मैं रिसेशन में हूं, अब कोई असाइलम मैं सीकर को मैं लाऊंगा नहीं अंदर, पैसे मेरे पास है नहीं, यूक्रेन लड़ ले जिसके साथ लड़ना है। इनको कह रहा था कि मैं एड दूंगा, तुम खरीद के उनको दोगे मेरे नाम से। बोला भाई साहब आपको जो देना है दे दो, मैं तो खरीद के कुछ नहीं दे रहा, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा वैसा है, मैंने कहा मैं, कहता है मैंने अपने सिटीजन्स को देखना है, अपना इंटरनल सिचुएशन ठीक करना है, थैंक यू वेरी मच, हो गया। उसके बाद 4 सितंबर को बातचीत हुई होगी। 4 ईयू का स्ट्रक्चर मैं समझाता हूं, आपके श्रोता लोगों को पता नहीं होगा जो सुन रहे हैं। ईयू का 3 टियर है, सबसे ऊपर है ईयू काउंसिल। ईयू काउंसिल में सारे हेड्स ऑफ स्टेट ऑब्लिक गवर्नमेंट उसके अंदर मेंबर है 27, और वो आई थिंक 2 साल या 3 साल में ये अपना इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। अब की अभी चल रहा है, जो पिछले साल इलेक्ट हुआ था, पोर्चुगीज का है एंटोनियो कोस्टा, वो उसका प्रेसिडेंट है। ये नंबर 1 है ईयू में, ये नंबर 1 है। ये डिसाइड करते हैं, हाँ इसी की बात कर रहा हूं, ये डिसाइड करते हैं जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ईयू का क्या होगा।
वो डायरेक्शन मिलता है यूरोपियन कमीशन को जो उसके नीचे है। उसमें क्या है, सारे 27 देश अपना अपना एक रेप भेजते। यूजुअली कोई इकोनॉमिस्ट होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है वो होता है, उसको भेजते। उसमें से वो कमीशन इलेक्ट करता है एक को, जो प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। जी जी। ओके। एंड उसके नीचे फिर आता है, वो फिर अपना बनाती है कि अच्छा ये करने के लिए हमको ये रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, जो है ठीक है, जो नहीं है फिर आता है यूरोपियन पार्लियामेंट। फिर वो अपना रूल्स रेगुलेशंस बना के सारे 27 देश में भेज के फिर जो सब अप्रूवल हो जाता है तो लागू करते हैं। ये है। अब अगर यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट और कमीशन के प्रेसिडेंट को कान पकड़ के मैं बोलता हूं लाया, क्योंकि ये अपने हद से बाहर भाग गई थी, जो ट्रंप से मिलने गई थी और ट्रंप से डील का वादा करके आया था, थप्पड़ पड़ गया था यहां पे कि तू है कौन। हमने बोला था। बात किस चीज की हुई, जब मोदी जी से हुई, एफटीए, आईमेक और अच्छा यूक्रेन की लड़ाई में भारत की मध्यस्थता मांगे हैं। भाई समझ रहे हो? साहब, अब भाई भारत साहब। बोला ठीक है, अगला जब भी यूक्रेन के बारे में मीटिंग होगा आपके यूरोपियंस का, भारत में करना ओ भाई साहब, गेम ही बदल है। अब एफटीए का बोला गया है कि सब तरफ को बता दिया है, उर्सुला वॉन डर लेयन की चाबी दे दी गई है, तुम्हारी ऐसी कम तैसी। जैसे भारत ने यूरोप ईएफटीए जो 4 देश हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और यूके के साथ जैसे किया उसी लाइन में करोगे। भारत ने आश्वासन दिया है कि लेटेस्ट एंड अक्टूबर बिगिनिंग नवंबर तक तैयार हो जाएगा। अगला जो इंडिया ईयू समिट है, जहां पे सारे ये कमिश्नर्स, जो ईयू के कमिश्नर्स हैं, ये सारे आएंगे वॉन डर लेयन के साथ फरवरी में। और मेरा मानना है कि फरवरी में ये ईयू का एफटीए साइन हो जाएगा। 4 तारीख को ये बातचीत हुई। हाँ, 4 को ही थी। 5 के रात को ट्वीट आ जाता है, मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जी, माफ हाँ, कर देना, गलती हो गई। बड़े अच्छे दोस्त हो, क्यों अकेले पड़ गए? ईयू को बोल रहे थे आपकी भाई साहब, जैसे मैं सैंक्शन कर रहा हूं तुम भी कर दो। उनने कहा तुम्हारी ऐसी कम तैसी, इसके बगैर हम मर जाएंगे, वैसे ही मर रहे हैं, हम मर जाएंगे। वेस्टर्न यूरोप, जो ईयू के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की लड़ाई से तंग आ चुके हैं, कहते थैंक यू। मैक्रो हाँ। मान नहीं रहा था, उसका बजट पास नहीं हुआ। 2 पीएम जा चुके हैं, तीसरा पीएम आ गया है, मैक्रो जा रहा। ही शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि अपने यूक्रेन की लड़ाई फंड करने के लिए आप सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा है वो काट रहे हो, और आपने सपोर्ट किसका लिया हुआ है गवर्नमेंट चलाने के लिए? सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट का आपने ले रखा है, और सोशलिस्ट के सामने सोशल सिक्योरिटी निकालोगे तो आप बजट कैसे पास करोगे? उसको यही डर है कि अब अगला इलेक्शन होगा तो फार राइट ले जाएगा। अभी भी उसमें फार राइट इज द बिगेस्ट पार्टी। बिगेस्ट पार्टी, वो तो किसी तरह से आ गए थे, वरना फार राइट का ही कोई तो जीतना था। सोशलिस्ट के मदद से आया ना। हाँ, सोशलिस्ट की अब मदद से। सोशलिस्ट के मदद से आके आप सोशलिज्म के विरुद्ध जा रहे। अब मोदी का ये हो गया और ट्रंप का ये हो गया है कि भाई साहब ईयू तो पलट गया, मैं अकेला रह गया। और जितने भी ये मेजर ईयू नेशन है, आप यूके ले लो, फ्रांस ले लो, यूरोप ले लो, जर्मनी ले लो, ये सब रिसेशन के कगार में खड़े, दे आर ऑल फेसिंग रिसेशन। और ऑल टाइम भारत के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। कंज्यूमर मार्केट तो सबसे बड़ा इंडिया ही है अभी। बिल्कुल। और नहीं, उनमें कुछ भी बनाने की उतनी क्षमता है नहीं, इसीलिए चीन को दिया था। चीन फिर दादागिरी, गुंडागर्दी पे उतर आया। तो अब वो चाहते हैं कि यहां बने।
प्रॉब्लम ये रहा उनका जो कोविड रेस्पॉन्स था, आपने क्या किया, गलती ये कर दी कि जितना मेडिसिन और वैक्सीन और ये सब थे, यू होर्डेड 3 times योर पॉपुलेशन। अब ये जो वैक्सीन होता है उसका तो एक एक्सपायरी डेट होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। आपने गटर में फेंका तो वो पैसे तो गए आपके गटर में, लोगों को पैसे दिए हाथ में, प्रिंट ज्यादा कर करके इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद ईयू की लड़ाई होगी, चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया, कचरा हो गया। सो अब ट्रंप में क्या है, ट्रंप सोच रहा है मैं करूं, बट उसके दो मुस्टंडे हैं वो मान नहीं रहे, नवारो और बेसेंट। नवारो तो बोले जा रहा है अपना, बेसेंट कह रहा है कि नहीं नहीं, ट्रेड डील तब होगा जब रशियन तेल आप नहीं लोगे। फिर तो सपने देखते रहो, ट्रेड डील होगा ही नहीं आपका, फिर जाएगा ही, करते रहो बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, ट्रूडो ने बोल दिया था मुझे नहीं चाहिए, तो वो तो गायब ही हो गए, आज तो कोई सुनता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा ड्रग सूंघ सूंघ के कहां पड़ा होगा वो और उसका बेटा। अब ये आया है, उसको चाहिए था, तो सबसे पहले इनके जो इंट रिपोर्ट आता है उसमें कहते हैं नहीं खालिस्तानी है, गंदे लोग हैं, हमारे यहाँ है, बस थोड़ा परसेंटेज है, दाल नहीं गली। अब कहते नहीं जी खुल के ये कर रहे हैं, बहुत आतंकवाद फैला रहे हैं, यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये सब। अभी भी दाल नहीं गली, जब तक उनके ऊपर गाज नहीं बरसोगे दाल थोड़ी गड़ेगी आप। तो अब करें तो क्या करें। नेटो जो है एक ओल्ड यूरोप है और एक न्यू यूरोप है। न्यू यूरोप, ओल्ड यूरोप इज वेस्टर्न यूरोप, न्यू इज ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप चाहता है लड़ाई लड़ते रहे, पैसे है नहीं। वेस्टर्न यूरोप के पैसे खत्म हो गए, अब वो पैसे नहीं दे रहे, बोल रहे नेटो की लड़ाई है। अब एक झूठ किस तरह से चलाते हैं ये लोग वो भी देखो। पहले बोला कि भाई रशिया का ड्रोन आ गया यूरोप, पोलैंड के ऊपर, जिसको हमने मार गिराया, वो तूर पकड़ा। अच्छा, नेक्स्ट निकल के आता है कि एक F-35 आया था बॉर्डर के पास, और ये अब सीक्वेंस जो निकल के आया F-35 के बारे में, ये F-35 आया बॉर्डर क्रॉस करने वाला, ये ड्रोन्स आए हैं और इन्होंने F-35 को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और जैमर के साथ उसका सारा सिस्टम जैम कर दिया। उसका एक इंटरनेशनल इमरजेंसी स्क्वॉक बॉक्स होता है, जिसको इमरजेंसी दबाने से वो मैसेज जाता है SOS का, 7600 फ्रीक्वेंसी पे जाता है, वो आया और फिर वो उड़ के चला गया। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने किया होगा, कुछ ड्रोन आगे होंगे जिसको गिराया है, लेकिन वो ड्रोन आए क्यों थे? क्योंकि साला F-35 आया, नेटो F-35 आया। वो नहीं बताएंगे कि पहले हम घुसे तो उसने हमें जैम किया, और जैम करते करते परे आया तो मैंने गिरा। वो बोला भी होगा गिरा दो कि सिस्टम देख ले था क्या इसमें। तो नेटो चरमरा रहा है मेरे हिसाब से। अगर इस वेस्टर्न यूरोप जो ओल्डर यूरोप है, जर्मनी, फ्रांस, इन सब का हाथ नहीं है, यूके का हाथ नहीं है, चैप्टर इज ओवर। यूएस के पास पैसा नहीं है। यूएस तो इस टेंशन में है कि यार बताओ यार, मैं तो एड दे रहा था यूक्रेन को, इंडिया वाले डीजल बेच रहे, वो तो अलग ही टेंशन में है, वो भी रूस से लेकर। उसको बोलो ना, उसको ये बोलो कि भाई साहब हम नंबर 1 सप्लायर है यूक्रेन को थ्रू टर्की, और बोलो टर्की की पाइपलाइन से जाता है। वो टेंशन में आ गया सर, जब ये वाला पोल खुला ना, वो टेंशन में आ गया सर। बिल्कुल 17%, 17.5% डीजल जो है यूक्रेन का, जब से उनके रिफाइनरीज फोड़ दी है रशिया ने, यहां से जाता है थ्रू टर्की। बिल्कुल। तो मतलब यूक्रेन इज फंडिंग इट्स ओन वॉर अगेंस्ट रशिया। रशिया को तो क्या लॉजिक है, कुछ समझ नहीं आया। तो अभी आप देख लो, यूके और फ्रांस, जर्मनी ने तो यू टर्न कर दिया,
बाकी दो पिलर जो यूरोप के थे, यूके एंड फ्रांस। इटली तो बहुत पहले मुड़ चुका, थैंक यू बोल चुका, तो थैंक यू बोल दिया। अभी भी बातचीत हुई थी, अब तो इतनी बातचीत हो जाती है और उनका अपना ट्रेड का इतना चलता रहता है कि अब इट इज नॉर्मल, कोई बताता भी नहीं है कि वैसे मुझे लगता है इटली वाली लेडी ज्यादा समझदार निकली इन लोगों से। हाँ, वो समझ लिया भैया अपना देश संभालो, बाकी चूल्हे भाड़ में जाए, बाकी में चूल्हे में जाए, हम बच ले। अब यूके एंड फ्रांस देख लो आप, यूके, जर्मनी, फ्रांस आर लुकिंग फॉर लोन फ्रॉम आईएमएफ बाय द वे। तो लोन आईएमएफ से उसको पैसे नहीं है यार, रिसेशन में चल रहे हैं तीनों देश, पैसे नहीं है, कहां से कैसे सरवाइव करोगे? ऊपर से इसने टैरिफ वॉर डाल दिया, सारे पैसे बढ़ गए। भारत ने उनको ओपन ऑफर दिया है, आपको कर भारत में लाना है, मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड सेल अब्रॉड। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, मेरा मार्केट चाहिए तो यहां बनाना है। अभी जर्मनी लोकल डीलर्स के साथ यूपी में टॉक्स में है, लोकल अपने एमएसएमईज के साथ, कि हमारे सारे मर्सिडीज तो यहाँ बनता है, जो लग्जरी वाले हैं उनके भी पार्ट्स वगैरह सब लाके यहीं पे बना के यहीं पे सेटल होने वाले मर्सिडीज। हाँ, भारत फोर्स तो ऑलरेडी जर्मन कारों की सबसे ज्यादा भारत फोर्स ही तो बनाती है इंडिया में, यूपी की। वो अपना हाई एंड लग्जरी कार वगैरह नहीं बनाते ना, वो तो यहीं पे आके बेचते, तो वो 200% टैरिफ पे जाता है। अब वो देख रहे हैं हमारे ये एमएसएमई सब है, इनके साथ पूरा इंडियनाइज कर देंगे, हमारा मर्सिडीज फ्लीट पूरा इंडियनाइज हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ अब बिकेगा यहाँ पे। अब 200% बिल्कुल 100-200% टैरिफ में इतना बिक रहा है, तो बाकी भारत में बनने लगेगा तो बिकेगा नहीं, हर जगह दिखेगा। अब अगर मर्सिडीज की कीमत आज आप घटा करके 40 लाख कर दो, फिर देखो इंडियन बायर फॉर्च्यूनर छोड़ के मर्सिडीज बायर बिल्कुल सारा कुछ खरीदना शुरू कर देंगे यार। तो अभी जो है ना, मेरे हिसाब से यूएस के पॉलिटिशियन जो है, मैं इसमें केवल ट्रंप को नहीं, उसके कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। यू हैव टू रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, कि भाई साहब आप एक डिक्लाइनिंग पावर हो, कोई सुपर पावर नहीं हो, हाँ एक मेजर पावर हो, दैट्स इट। आप जो पहले गुंडागर्दी करते थे ना, वो जमाने खत्म हो गए। आपके सामने खड़े होने के लिए कई गुंडे आ चुके हैं, और एक तो बड़ा गुंडा खड़ा है जिसने पूरा स्पाइन दिया यूरोप ईयू को कि मुड़ के भारत के पास आ जाओ, कि यहाँ शरण ले लो, बचे रहोगे। आप तो एक वेनेजुएला को नहीं संभाल पा रहे, आपकी शिप तो पता नहीं कितने दिन से खड़ी है वहां पे। सही बात। आप उसको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके फौज में दम नहीं है, बूट्स डाल दे जमीन पे। अगर आप मरने से डरते हो तो क्या लड़ोगे यार, तुम क्या लड़ोगे? मतलब जो क्षत्रिय आपके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940, 50, 60, 70 तक खत्म हो गए सब। अब कोई क्षत्रिय नहीं बचा आपके अंदर कि लड़ ले। समझ जाओ कि अब समझ जाओ कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप अकेले नहीं होगे और सारे पार्टनरशिप पे चले, आपके कहने पे कोई नहीं चलेगा। हाँ छोटे देश है, वो मान लेंगे, वो तो दब जाएंगे। जैसे ही वो छोटे देशों को भारत का शरण मिलता है, वो भी आपको आंख दिखाएंगे, फिर क्या करोगे? पॉइंट है सर। राइट। सो या तो मिल जाओ, और लाइक माइंडेड के साथ यू कैन फाइंड अ प्लेस विद इन इट, और यू विल फेस आइसोलेशन, जो भी हो रहा है। अरे जब ब्राजील और इंडिया इतने करीब आ गए तुम्हारे वजह से, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, ब्रिक्स इतना ताकतवर हो रहा है कि सारे देश, और यूएस के अपने ईयू के देश यार, हंगरी, फ्रांस भी भेज रहा है फीलर, ग्रीस भी भेज रहा है फीलर कि हम तो ब्रिक्स में अच्छे हैं। ईयू को छोड़ो, लात मार के हम तो ब्रिक्स में अच्छे हैं। You can realize the change that has taken place. For this, we have to thank Trump. हम तो सोच रहे थे 5-10 साल लगेगा, ये तो 1 साल के अंदर ही पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ बिल्कुल, और सारे जो इनके इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो सारे बदलने होंगे, कि भाई मेरा जो है
मेरा जीडीपी यूके और फ्रांस से ऊपर है, लेकिन वोटिंग राइट्स जो आईएमएफ में है, यानी हर देश का एक वोट नहीं होता, एक वोटिंग राइट होता है, परसेंटेज देते हैं, उन दोनों का मेरे से ज्यादा है। ये क्या बात? चीन की तो बात ही छोड़ो, उन दोनों का तो हमसे ज्यादा है। सही बात। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस बदलने, और यूरोप यूएस को एक और सोचना, क्या बगैर वेस्टर्न ईयू के नेटो संभाल लेगा? ये सवाल ही नहीं उठता। सबसे बड़ी फौज जो अभी अवेलेबल है नेटो के अंदर, दो देश में है, फ्रांस और यूके। जर्मनी के पास उतना फौज नहीं, ये दोनों ने हटा दिया, क्या करोगे? विदाउट फ्रांस और तो ब्रिटेन खत्म। और अगर दो चीज की और डर है उसको, आईमेक डील तो उसने कराया, और इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप बात कर रहे हैं, उसको यूरोप यूएस को तो अलग छोड़ रखा है कि आईमेक इज ऑलरेडी इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर। तो ये बात हो रही है यूएस से क्या लेना देना है, ये अपना कॉरिडोर है, साले हम ही खुद ही बात करके बनाते हैं। अब वो नेटो थोड़ा चेंज क्यों नहीं होता इंडिया को अपना गुरु मान के, क्योंकि इंडिया के पास वॉरियर्स हैं। हाँ, अब तीसरी बात उसको डर ये है कि अगर वो आ गए यहाँ पे फरवरी में, और यहाँ पे जब वो इंडो ईयू समिट होता है, उसके साथ साथ यूक्रेन और रशिया को बुला के पीस डील करके सारा कुछ हो गया, तो मेरे तो मुंह में कालक पुत जाएगी। हाँ, तो वैसे भी तुमको नोबेल तो मिल नहीं रहा है, सारी गुलाटी तो तुमने मार के देख ली। अरे नहीं, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे जैसे अपने यूएसए है ना, उल्लास सिंधी एसोसिएशन इज ऑल्सो यूएसए, उसी तरह से कोई ना कोई नोबेल एसोसिएशन बना के उसको मेडल दे दो ना, कि बच्चा आजा ले जा, कुछ रहे खेलने। तो बॉल अभी ट्रंप के कोर्ट में है, और एक ही शर्त पे माने कुछ तो आगे, वो एक ही शर्त पे आगे हो पाएगा, एक ही शर्त पे आगे हो पाएगा, क्योंकि वो समझ रहा है उसको घर पे भी डांट पड़ रही है, उसकी बीवी से डांट पड़ रही है, उसके दामाद से डांट पड़ रही है, और ये सारे हाईटेक वालों को बुलाता है तो उनसे भी डांट पड़ती है उसको कि कर क्या रहे हो, वॉल स्ट्रीट से अलग डांट पड़ रही है कि किससे पंगा ले रहे हो बेफालतू में, जहां हमारा सर्वाइवल है उससे पंगा ले रहे हो। तो ये आगे चल सकता है, बट नवारो एंड बेसेंट हैव टू बी शोन द डोर। उनके बगैर अगर वो रहेंगे बात नहीं बनेगी। सर, शो के आखिरी हिस्से में, क्योंकि आपने बांग्लादेश रीजन में बहुत काम किया है, बहुत टाइम दिया, और चीन में भी, ये नेपाल वाला जो प्रकरण हुआ, जो कि पूरी तरह से पता नहीं इंडिया में ये कांग्रेस और लेफ्ट वाले क्यों खुश हो रहे हैं। लेफ्ट के अगेंस्ट ही तो सारा कुछ बवाल हुआ है, लेफ्ट की ही सरकार थी, चाइना के पपेट की ही सरकार थी, और उसके अगेंस्ट इतना कुछ जो हो गया आंखों के सामने देखते देखते, आप इंडिया पे क्या देख रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि देख भाई, तुम्हारे पड़ोस में बांग्लादेश था, श्रीलंका था, और अब नेपाल, हमने इतना कुछ कर दिया, हमारे साथ बैठो, डील करो? ना, देखो, एक सबसे पहले लेता हूं, एक बहुत गलत चर्चा हो रही है, हर चीज को रेजिम चेंज करके बात कर रहे हैं कि जिस तरह की एक वो जॉर्ज सोरोस का काम होता है, सीआईए का काम होता है। नहीं, इन लोग जो करते हैं ना, एक ये किताब है 198 वेज टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, ये जीन शार्प ने लिखा था 74 में। 84 में उसने बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूट खोला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट, जिसका एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिजिक्स से कोई दूर दूर का साथ नहीं है। वो सिखाता है ये हाउ टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट। उसमें टिपिकल टूल क्या है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने, एक डिस्टेबलाइजेशन अटेम्प्ट करो थ्रू अ फॉल्स नैरेटिव, उसके बाद पैसे दो, लोगों को चुप कराओ जो सोच समझ जाते हैं कि फॉल्स नैरेटिव, लेकिन पैसे के दम पे राइटिंग, अपराइजिंग, केओस सारा कुछ करो, और दबाव डालो बंदे को रिजाइन करने के लिए, और बाहर से तुम्हारा बंदा जो बाहर विदेश में, चाहे वो उस देश का हो, बाहर है, अपना चुना हुआ बंदा वहां पे लाके बैठा दो और खूब एड दो उसको स्टेबलाइज कर, एक्सेप्ट
फॉर बांग्लादेश। ना श्रीलंका में ये हुआ है, ना नेपाल में ये। श्रीलंका का तो आपसे अलग से बाद में डिस्कस कर लेता हूं। यहां क्या था, ये टिपिकल होता है ये हर छोटे देश में जहां पढ़े लिखे लोग काफी होते हैं कि भाई इन्होंने रुख अपना कर लिया था चीन की तरफ। बीआरआई से पैसे आ गए, पूरा बीआरआई से पैसे आए। पैसे ग्रांट तो नहीं थे, लोन थे, और ऐसे टॉप प्रोजेक्ट्स में गए जहां से कोई पैसे ही नहीं आए। तो जब तक तो पैसे थे सब ऐश था, जब पैसे खत्म होने लगे तो अब नाराजगी शुरू हो गई। अब जो भी प्रोजेक्ट वो बनाए, ये सोचे थे जॉब हमको मिलेगा, जॉब इनको मिला ही नहीं। जॉब तो वो लेके आया अपना लेबर, रॉ मटेरियल लोकल नहीं लिया, रॉ मटेरियल भी चीन से लेके आया। तो ये धीरे 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 ना गुस्सा बढ़ता चला। और 20 साल पहले इन्होंने राजतंत्र देखा था जिसमें स्वर्ग जैसा सुख देखा था। अब फिर दूसरा गुस्सा आया इनको, खास करके 2023 के बाद, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान ने गाजा में क्या किया। गाजा की लड़ाई जब हुई थी इजराइल में, और किस तरह से लोग सड़क पे आ गए थे। इजराइल के नहीं, जो जिन्होंने वैशीपंथी किया था उनके सपोर्ट पे। तो इनको गुस्सा दो चीज पे आया, एक कि हमें हिंदू राष्ट्र से क्यों निकाला, बिल्कुल, और दूसरा कि ये बाकी ये मुसलमान और ये सबको क्यों लेके आ गए यहाँ पे, और उनको इतना भाव दे रहे एरिया में। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये अक्टूबर में हुआ 2023, नवंबर में ये सारा कुछ हुआ। नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स इनका शुरू हो गया था कि भाई राजा को वापस लाना है, ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए। 2023 में थोड़ा हुआ, 2024 में हुआ, बड़ी बुरी तरीके से इनको मार पीट के निकाला था। तो अब ये जो पेंट अप इमोशन है ये बढ़ रहा, और ब्लेटेंट ऑन योर फेस मतलब लूटमार हो रहा था। और इनको खबर आ रही थी कि इनके बच्चे जो विदेश गए थे, स्कॉलरशिप मिला था, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे स्कॉलरशिप लेके भी, और वहां पे ये पॉलिटिशियंस वगैरह, सब पॉलिटिशियंस के बच्चे वहां पे ऐश कर रहे हैं पूरे, कोई इन्हें पूरे पैसे भी दे रहे हैं इनके माँ बाप, और वहां पे भी पूरे ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लग्जरी कार्स, लग्जरी आइटम्स। कहते हैं साले हम अफोर्ड नहीं कर रहे, ये कैसे अफोर्ड कर रहे। तो एक हैशटैग शुरू हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम डायस्पोरा, नेपो किड। वो बहुत जोर पकड़ा था, और उसको दबाने के लिए ही ये सोशल मीडिया और एप्स बंद करवाए। बाकी तो कहानी थी कि इन्होंने रजिस्टर नहीं किया, वो नहीं किया। साले रजिस्टर तो बहुत पहले से नहीं किया, तब क्यों नहीं बंद किया, नोटिस क्यों नहीं दिया। अब जैसे ही गए तो लोग सड़क पे आ गए, क्योंकि आम आदमी जो है अपने बेटा या बेटी या बहू या अपने जो भी है विदेश में उनके रिश्तेदार, उनसे बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल करता था। हाँ, आप व्हाट्सएप बंद कर दोगे, उसके पास तो पैसे ही नहीं है आईएसडी इंटरनेशनल कॉल करने के लिए। सही बात। सड़क पे, दैट इज हाउ सड़क पे उतर के आए, और बहुत रोष था। एज उन्होंने रख दिया 28 एंड बिलो। 36 घंटे के अंदर गवर्नमेंट भाग, क्योंकि आर्मी उनके साथ नहीं थी। आर्मी भी नाराज थी, क्योंकि ये पहले बहुत हर बार दबाव डालते थे कि इनके माओइस्ट के जो आर्मी लोग थे उनको फौज में लो, और फौज ने मना कर दिया। और वहां की आर्मी प्रो राजा रही है ना, एक ये भी तो बात है ना। वही उसी पे आ रहा हूं ना, जो एड्रेस आर्मी चीफ साहब ने दिया था, आपने उसका वीडियो देखा जी? पीछे फोटो किसका था? राजा का। कौन? पृथ्वी नारायण शाह जी, फर्स्ट किंग ऑफ नेपाल। फर्स्ट किंग ऑफ नेपाल। इसके पहले 18वीं सदी में तकरीबन 54 प्रिंसिपैलिटीज होते थे, और सबसे शक्तिशाली होता था गोरखा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ गोरखा, जिसका ये राजा था।
मदद किसने की थी इनको पूरे ये प्रिंसिपैलिटीज को इकट्ठा करने के लिए? इनके फादर इन लॉ कौन थे? वाराणसी के ठाकुर साहब थे। अब बोलते हाँ हैं ना भाई, रोटी बेटी, रोटी इसीलिए बेटी। तो योगी जी की फोटो वायरल हो रही थी ना 2024 वाले प्रोटेस्ट में, यस, पूरा गोरखनाथ। वाराणसी से पूरा मदद जाता था। आई एम श्योर ब्रिटिशर्स भी मदद देते होंगे। हाँ, हथियार, एम्युनिशन जाता था। उसको तकरीबन 20 साल लगे। नॉर्मली आर्मी में प्रेसिडेंट का फोटो होता है, बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट का फोटो नहीं, राजा साहब का। ठीक है। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, जो तड़प रहे हो ना, कांग्रेस क्यों तड़प रहा है? कांग्रेस ने ही तो पूरा कचरा किया था रिलेशनशिप विद नेपाल। थैंक्स टू द राजतंत्र हटा के ईगो ऑफ डेमोक्रेसी लाने वाली तो सोनिया मैडम ही है। थैंक्स टू द ईगो ऑफ राजीव गांधी। हम्म। सबसे कचरा किया था इन्होंने। और ये वामपंथी तो यही लेके गए थे वहां पे, उनको यहां बिल्कुल। से मदद करते थे। अब दो जन जो आए हैं अभी इंटरिम के लिए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पहले नाम आया था एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, वो तो बीएचयू की पड़ी हुई है। हम्म। दूसरा अभी नाम जो उठ के आया है, एक्स एमडी नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, कुलमान घिसिंग। ये झारखंड के रांची के रीजनल आईटी पे पड़ा हुआ है, रीजनल रिम। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पड़े हुए, ठीक है। और कुलमान घिसिंग तो ओपनली कहता है कि भारत की मदद से तो आई कुडंट हैव सॉर्टेड आउट ऑल दी पावर, कि भारत ने पूरा मदद दिया। ये आया था आई थिंक 2016-17 में, बोला पूरा मदद भारत से मिला, जिस तरह से करना था। मैं और बेचना चाहता था, उन्होंने खरीदा ताकि पैसे मिले, डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा, कैसे लॉसेस को रोका जाए, सारा मदद भारत ने किया और मैंने पूरा अचीव किया। इन दो का ये है, जो बच्चे हैं उन दो का ये, इन दोनों का ये परसेप्शन है कि ये करप्ट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उनको मोदी जी और योगी जी के ढांचे में ये लगता है। तो अभी केवल यही दो जगह बीच में है कि एक ग्रुप कह रहा है, गुट कह रहा है कि ये, दूसरा गुट कह रहा है कि। बाकी छोटे मोटे हैं, एक स्पीकर है, एक ब्रिगेडियर साहब भी है, कोई दूसरे बंदे भी है, विच विल बी पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और एक्चुअली what they are looking at is these people should bring in a constituent assembly, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करेगा पूरा, और जिसको क्लियर वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जो हिंट आ रहे हैं, इट इज नॉट अ रिटर्न टू मोनार्की पर से, बट दैट द मोनार्क विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे और वही कोई लगा। मोनार्क विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे विल बी अ डेमोक्रेसी। और इनने बोला है ये जो जितने भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, वेदर वामपंथी और एनी पार्टी, दे डोंट वांट एनी ऑफ दीज ओल्ड पीपल। न्यू फेस, पूरा फ्रेश न्यू फेसेस लाना है और आपने इलेक्शंस करना। चलिए। तो दिस अपीयर्स इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन फेवर ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और अगर आप स्टेप बैक करके देखो, साउथ एशिया में 8 देश हैं, 2 तो पगलेट हैं हमारे बाएं पश्चिम और पूरे पूरब में, पश्चिम दोनों। वो तो डूब रहे हैं, डूब जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे। बाकी 5 तो आपके साथ है यार। अफगानिस्तान आपके साथ है। मुर्जू तो पूरा 180 डिग्री टर्न करके उसको तो साष्टांग नमस्कार बोलो वो तो करने बस के लिए वो नमस्कार तैयार है, है। बोला भाई गलती हो गई, पप्पा गलती हो गई। पापा गलती हो गई, 21 गन सलूट, ये वो सारा कुछ हो गया। श्रीलंका पूरा आपके पाले में आ चुका है, बिल्कुल। नेपाल आपके साथ आ रहा है, भूटान आपके साथ आ रहा है। तो आप बता दो यार, किस पेस पे ये कांग्रेस खुश हो रही है? वही मैं समझना चाह रहा हूँ भाई कि बांग्लादेश कांग्रेस। तुम्हारे साथ नहीं है इसलिए। अरे यार, जो डूब रहे हैं फुद्दू है दोनों, कख नहीं आता उनको, वो डूब रहे, डूबने दो। बट अब कांग्रेस करे तो क्या करे? वो तो मुखौटा पहना हुआ है ना, असली में तो पीछे वो मुस्लिम लीग है।
अब कांग्रेस तो वही, नहीं ठीक है, राहुल बाबा का भी होना है तो जरूरी है, पर फिर हम और आप भी थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट मुझे चाहिए ना तो सर। हंसी आती है, 55 साल का बुढ़ा हो रहा, अभी भी बाबा बोले जा रहे हो उसको। दूध पीता बच्चा है क्या वो? अब सर क्या है, गुलाम लोग तो बाबा ही बोलेंगे ना। क्या बोलेगा ऐसे बाबा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी होता तो तकरीबन काफी सीनियर पोजीशन में रहता, बाबा थोड़ी बोलते उसको, बच्चा थोड़ी बोलते। बच्चे तो वो एक होते हैं मिनट, जो 20 किसी एक साल के ऑर्गेनाइजेशन होते में हैं। होता है तो जिस तरह से वो उसका एटीट्यूड है ना, जितना वो हाई रहता है, उसको लात मार के बाहर निकाला जाता है, और फिर दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में उसको जगह नहीं मिलती ऑर्गेनाइजेशन में। बोला यार जर्सी है, निकालो यार। नहीं, जर्सी तो है, इट इज ओनली कि भाई उसका क्लेम टू फेम क्या है कि भाई आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन जूडो। ठीक है भैया, तो हाँ वो एक एकेडमी खोल ले जूडो की और सिखा ले हाँ। लोगों को। तेरी बहन जो है वो जिम जाके बॉडी बनाती है, वो जिम में इंस्ट्रक्टर हो जाए, अपना जिम खोल ले, लेडीज को सिखा ले भाई। इतनी औकात है आपकी, उससे ज्यादा तो है नहीं। आर यू एक सीरियस? भाई, एक पुरानी कहावत है, ये जो नेटिव अमेरिकन वो कहते हैं इन तरह के लोगों को टर्टल ऑन द फेंस। टर्टल मतलब जो समुद्री अपने वो बड़े होते बड़े। हैं। हम्म हाँ हाँ, टॉर्टोइस, समुद्री टॉर्टोइस, क्योंकि हम्म उनके पैर नहीं होते, उनके फिन्स होते। हम्म। टर्टल्स के पैर नहीं होते, फिन्स होते। फिर टॉर्टोइस के पैर होते। ठीक है ना? तो ये समुद्र, तो ये टर्टल ऑन अ फेंस मतलब खुद की काबिलियत तो है नहीं कि फेंस पे चढ़ जाए, वो तो जमीन पे चल भी नहीं सकता, किसी ने उठा के रख दिया। अब रख दिया है तो उसे पता ही नहीं कि मैं करूं क्या करूं। केवल एक ही चीज कर सकता है, जो उसके नीचे बैठे हैं उस पे हंसता रहता है। और कुछ तो कर नहीं सकता। ये बात आप ही बोल सकते थे सर। दिस इज अ नेटिव अमेरिकन स्टैंडर्ड story for a person who tries to punch beyond his weight. He don't try to be a turtle on the fence. या आपको आता जाता कुछ नहीं है, वही बकवास करते रहते हो। तुम्हारे नीचे जो है उसको डांट दो, लात मार दो, और क्या कर सकते हो? और कुछ तो आता नहीं है। आज तो वायरल राजीव हो सर, रहा है उसका और दिनेश सिंह के राजीव साथ सर आपको जो। हाइड्रोजन बम से डर नहीं लगता ना? नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हो गई ना, आप देख लो दिनेश सिंह और उसकी कितने ओपन वायरल यूट्यूब पे और सब जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब तो आपके प्रेस पे भी चल रहा है जो लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच। हाँ चलिए, ये भी ठीक है, मजा ले लेंगे। राजीव सर, शो में आप आए यही उसके है लिए नेपाल का, वी शुड ध्यान रखें कि आपकी डिप्लोमेसी बहुत सही चल रही है, सब कुछ हो रहा है। जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आप शो में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। उम्मीद है दर्शकों को पूरा ये नेटो, ये यूएस का फ्लिप, यू टर्न, और जो हमने 4 तारीख की वो पीएम की कॉलिंग जो हुई, वो सब जिस प्रकार से राजीव सर ने एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कहता हूं भाई मोदी खड़ा है और कहता है मैं फायर नहीं, मैं वाइल्ड फायर है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखेंगे क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।